गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 65 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, और 5 प्रश्न होंगे इसमें इंडियन पॉलिटी के और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ की। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न का। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जीएसए की जैसी रहती है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में चाय की खेती करनी है, उसके लिए कौन सी दशा अनुकूलित नहीं है, बताइए इनमें से। अधिक वर्षा, दोमट मिट्टी, जल को रोक कर रखने वाली भूमि और उच्च तापमान। देखिए, भारत में चाय की खेती करने के लिए अनुकूलित दशा है अधिक वर्षा की तो आवश्यकता होगी, लेकिन उस वर्षा का पानी जो है ना अपने खेत में रुकना नहीं चाहिए, उस चाय के खेत में रुकना नहीं चाहिए। यानी पर्याप्त जल निकासी वाली मृदा या भूमि या मिट्टी होनी चाहिए वो। ठीक है, तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है बिल्कुल। तो भारत में चाय की खेती का क्षेत्र जो है मुख्यतः असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में विस्तृत है, और चाय की खेती के लिए निम्नलिखित अनुकूलित दशाएं होनी चाहिए, जैसे कि अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान, दोमट मिट्टी, ठीक है, और अच्छे जल निकासी वाली भूमि होनी चाहिए। देखिए, चाय के बागान लगाने का प्रारंभ जो है असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में सन 1840 में हुआ था, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया और कूच बिहार प्रमुख चाय उत्पादक जिले हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु या कर्नाटक है। रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है, और तमिलनाडु में नीलगिरी रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारत में तमिलनाडु नहीं, भारत में कर्नाटक सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। देश में 90% केरल जो है वो रबर का उत्पादन करता है, और कर्नाटक पूरे देश का 70% अकेला कॉफ़ी उत्पादन करता है। तमिलनाडु में नीलगिरी नहीं, तमिलनाडु में नीलगिरी रबर उत्पादन में नहीं बल्कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो जहाँ 1 और 3 एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो पहला गलत है, क्योंकि भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी ना कि तमिलनाडु। देखिए, यहाँ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 70% कॉफ़ी उत्पादन होता है कर्नाटक में। अन्य अगर भारत के कॉफ़ी उत्पादक राज्यों की बात करें तो 70% तो यही हो गया कर्नाटक, 20% केरल है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का नाम आता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। यहाँ भारत के कुल रबर उत्पादन का 90% अकेला केरल ही उत्पादित करता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी रबर का उत्पादन किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में नीलगिरी कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि रबर उत्पादन के लिए। यहाँ की पालनी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ अरेबिका नामक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। अब तीसरा प्रश्न, भारत जो है विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक एवं प्रसंस्करण करने वाला देश है। तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य है। ठीक बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक और प्रसंस्करण करने वाला देश है। भारत में काजू उत्पादक राज्यों में बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु आदि आते हैं। और तमिलनाडु का नारियल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। इसके बाद केरल का नाम आता है, फिर है कर्नाटक। नंबर 4 पर आ जाइए। गन्ना फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने की फसल के लिए भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, और गन्ना एक बारहमासी फसल है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी है इसका आंसर। तो गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत को गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। गन्ना एक बारहमासी फसल है। देखिए, गन्ने की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली भूमि की आवश्यकता होती है, जैसे कि चाय की खेती करनी होती है उसी तरह से। और भारी दोमट उर्वर मृदा चाहिए इसके लिए। भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति होनी चाहिए, पाला रहित मौसम होना चाहिए, और अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, बाजरा जो है वो वर्षा पोषित एक रबी फसल है। ज्वार जो है रबी और खरीफ दोनों की ही फसल है।
ओस, अमन और बोरो चावल की किस्में हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जो है ये जायद फसलों के अंतर्गत शामिल है। देखिए, खरीफ की फसल, रबी की फसल, इनको अलग अलग करके याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी भी समय किसी भी एग्जाम में कभी भी प्रश्न कर हो जाता है। बाजरा एक खरीफ की फसल है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं बाकी। तो बाजरा जो है वर्षा पोषित खरीफ की फसल है, ना कि रबी की। इसे हल्की मिट्टी और शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। बलुई, दोमट, उथली काली मिट्टी में इसकी उत्पादकता अधिक होती है। राजस्थान की मरुस्थली और अरावली की पहाड़ियाँ, कच्छ हो गया, कठियावाड़ हो गया, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढाल हो गए, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख क्षेत्र हैं बाजरे के। अब आ जाइए, नहरी सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है क्या? मिजोरम सिंचाई के लिए पूर्णतः नहरों पर निर्भर है क्या? जम्मू कश्मीर के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरी सिंचाई का योगदान 90% से अधिक है क्या भारत में? ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो देखिए, राजस्थान में पंजाब की अपेक्षा नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। राजस्थान की प्रमुख नहरों में अगर आपको नाम सुना हो, आपने नाम सुना हो, इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर नहर और चंबल नहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है मिजोरम, पूर्णतः नहरों पर निर्भर है ये। और नहरी सिंचाई सब सर्वाधिक भारत में जम्मू कश्मीर में 90% से ऊपर, फिर असम में 63%, त्रिपुरा में 60%। सातवां प्रश्न है, यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इस परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। क्लू पकड़िएगा, हम्पी एवं हाउसपेट विद्युत ग्रहों का निर्माण इस परियोजना के अंतर्गत ही किया गया। आपको बताना है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है। हम्पी यानी कर्नाटक की बात हो रही है, तो कर्नाटक से रिलेटेड ही ये परियोजना होगी। तो नर्मदा घाटी को हटा दीजिए, नागार्जुन आंध्र प्रदेश की हो गई, या तो उत्तर इसका शरावती या तुंगभद्रा है। क्या है? तुंगभद्रा परियोजना की बात हो रही है। तो उपर्युक्त कथन तुंगभद्रा परियोजना से रिलेटेड है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से बनी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना या बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। हम्पी, हॉसपेट और मनीराबाद विद्युत ग्रहों का निर्माण हुआ है। आठवां प्रश्न है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना को पाकिस्तान जो है वो सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत को बांध बनाने की अनुमति दे दी गई है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, बताइए। किस नदी पर है ये? झेलम पर। ठीक है, झेलम नदी पर है और झेल रहे हैं दोनों देश विवाद को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियों एवं कार्डमम पहाड़ी से निकलने वाली 2 नदियों को जोड़कर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? किस परियोजना के अंतर्गत? परम्बिकुलम परियोजना के अंतर्गत। तो परम्बिकुल परियोजना जो है तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियों और कार्डमम पहाड़ी से निकलने वाली 2 नदियों को जोड़कर जलाशयों का निर्माण किया गया है। 10वां प्रश्न है, यह परियोजना इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जानी जाती है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह आशंका व्यक्त की जाती है कि अगर इसका तटबंध टूट जाए तो इस परियोजना के कारण तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के 370 से अधिक गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। किसकी बात हो रही है? पोलावरम परियोजना की। तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। इसे इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न संगठनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि इस बांध के कारण या परियोजना के कारण तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 370 से अधिक गांव पूरी तरह डूब जाएंगे तथा लाखों लोग विस्थापित होंगे अगर ऐसा हुआ तो। चलिए, 10 प्रश्न ज्योग्राफी के कंप्लीट हो गए हैं। अब 11 से 15 प्रश्न तक चलेगी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में निहित मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार बताया होगा। देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 में तो प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
तो ये तो नागरिकों के लिए भी है, भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए भी है। तो 16 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये नहीं स्टेटमेंट वाला होगा, ये है स्टेटमेंट। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, ये हट गया गया गया, 1 3 4 हो गया। तो अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 में वर्णित मूल अधिकार जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। यह भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी है। 12वां प्रश्न है, मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे कहाँ नहीं जा सकता? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों बताइए। देखिए हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तो दोनों जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकता, पहला गलत है। मूल अधिकार की बात करें तो वाद योग्य है ये। मूल अधिकार न्याय योग्य, न्यायोचित हैं, क्योंकि इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और संसद जो है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं कर सकती, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी? कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 5, 2, 12 या 4? अनुच्छेद 2 में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान किया गया है कि जो संसद है ना अपनी पार्लियामेंट, वो विधि द्वारा यानी कानून बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, करती भी रहती है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है? देखिए जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ठीक बात है क्या? ठीक बात है। प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिक को भी भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो यही गलत है। क्यों गलत है? पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में अगर 7 साल की सजा हो गई तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 7 वर्ष की सज़ा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 वर्ष की हो गई तब भी वंचित कर दिया जाएगा। तो पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। 15वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में चर्चा किन अनुच्छेदों में की गई है? कौन से वो आर्टिकल हैं जिनमें नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है? 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, 7 से 11, 12 से 35। 12 से 35 में तो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने, ये तो होगा नहीं। अनुच्छेद 5 से 11 इसका आंसर है। तो भारत के संविधान में नागरिकता के संबंध में एक संवैधानिक प्रावधान है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक की गई है, और इसमें नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता की समाप्ति और संसद कैसे विधि द्वारा ठीक है कानून बनाती है उससे संबंधित ये सारे प्रावधान इसमें हैं। तो ये 15 प्रश्न थे। 10 प्रश्न इसमें है ज्योग्राफी के थे, 5 इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के। इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्ज़ाम में। इसी तरह के प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक है वो चेंज नहीं होती है, वो तो वैसी रहती है। करंट अफेयर्स बदलती है। धन्यवाद।